हेलो स्टूडेंट, आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आपका अपना ब्रजेश जादौन। क्लास 12th का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 9 मार्च को, जो 9 मार्च को फिजिक्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था राजस्थान बोर्ड ने। राजस्थान बोर्ड ने जो पेपर कंडक्ट करवाया था उसका हम एकदम सटीक सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आए हैं ताकि आप एनालिसिस कर सकें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, क्योंकि अब लगभग सारी कॉपियां चेक होने के प्रोसेस पर हैं, ठीक है ना। और कई जगह तो कॉपियां चेक हो चुकी हैं। तो आपका फिर से स्वागत है। क्या करने वाले हम, क्लास 12th का जो बोर्ड पेपर था उसका क्या लेकर आए, हम हल लेकर आए हैं। किस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह आपकी ज़िंदगी निकल जाएगी। रिजल्ट आने वाला है लगभग मई के 10 या 15 मई के आसपास आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो दिल थाम के बैठ जाइए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उच्च माध्यमिक 2024 भौतिक विज्ञान फिजिक्स 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम था और 56 नंबर का ये पूरा पूर्णांक था। शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको आराम से क्वेश्चन दिख रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन तरफ चलते हैं अपन। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि किसी आवेश को केंद्र मानकर, यदि कोई आवेश है, आवेश क्यू है, उसको केंद्र मानकर एक गोलीय गाउसीय पृष्ठ ले लिया हमने इस तरीके से, ठीक है ना। इसके सेंटर में डाल दिया क्यू को। विद्युत फ्लक्स का मान कितना है, फाई। इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कितना है, विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो कितना है, फाई। और विद्युत फ्लक्स को भी फाई से लिखा जाता है। यदि इस पृष्ठ की त्रिज्या दुगुनी कर दें या तिगुनी कर दें, मगर अगर मान लो इसको बढ़ा दिया जाए, अगर इसकी आर है वो 2r कर दें या 3r कर दें, तो ये पूछ रहा है कि पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान होगा। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन ए गाउसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है, ठीक है ना। ड्रॉ विद ए पॉइंट चार्ज एट सेंटर, जिसके सेंटर में कौन रखा हुआ है, एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, जिससे निकलने वाला इफ द रेडियस ऑफ सरफेस, अगर मान लो इसकी त्रिज्या बढ़ा दी जाए, 3 गुनी कर दी जाए, तो ये पूछने वाला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, इससे निकलने वाला फाई का मान कितना होगा, विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो विद्युत फ्लक्स जो होता है फाई इक्वल टू होता है, ये होता है ई इंटू डी, ये आपने पढ़ा होगा। या आपको ये पता है कि जो फाई होता है वो कभी भी त्रिज्या या दूरी पर निर्भर नहीं करता, कभी भी निर्भर नहीं करता। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, फाई आंसर रहेगा। आप इसको छोटा कर दें, बड़ा कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेंटर में चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो फ्लक्स कितना मिलेगा, फाई मिलेगा। इसकी वैल्यू होती है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई। तो पहले का आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता था। वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर इज। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, जैसे मान लो कोई चालक है, उस चालक को हमने आवेश देते गए, प्लस आवेश देते गए, प्लस आवेश देते गए, तो क्या होता है, कोई भी चालक है, उस चालक को हमने प्लस आवेश दिया और प्लस आवेश देते देते क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है उससे चार्ज क्या हो जाते हैं, बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। वो वायु के संपर्क में आना शुरू हो जाता है, एयर के संपर्क में आना शुरू हो जाता है। तो उस समय इसका परावैद्युत सामर्थ्य कितना होता है, इसका आंसर होता है 3 × 10⁶ वोल्ट अपॉन मीटर। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, ई की वैल्यू होती है, ई विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो थोड़ा याद कर लेना इसको। आपने कौन सा किया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, ये तो सबको पता होगा, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक अब मुझे लास्ट में आप कमेंट में भी बता देना कि आप कितने आंसर सही हो रहे हैं, ठीक है ना। प्रतिरोधकता की बात कर रहा है, अच्छा प्रतिरोधकता बहुत ईजी है। तो
आपने पढ़ा हुआ है R समानुपाती L अपॉन ए, R बराबर रो L अपॉन ए। आपसे रो के बारे में पूछ रहे क्या लिखोगे, आर ए अपॉन एल इक्वल टू रो आ जाएगा। आर क्या होता है, प्रतिरोध, इसका मात्रा क्या होता है, ओम। एरिया कितना होता है, मीटर स्क्वायर। लेंथ का मीटर, मीटर से मीटर कैंसल, ओम इंटू मीटर इसका सही आंसर है। तो क्या आंसर आ रहा है, ओम इंटू मीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया, बीट स्टोन ब्रिज पे है। चलिए शुरू करते हैं, इसको समझाता हूं मैं आपको। देखो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस आपका अप है तो कुछ नहीं होने वाला, अप रखना कॉन्फिडेंस अपना, ठीक है ना। ये आपको कंडीशन दे रखी है, बीट स्टोन सेतु संतुलित अवस्था में हो, मतलब बैलेंस कंडीशन में हो, तो एस का मान पूछ रहा है आपसे। सबसे पहले इस कंडीशन में क्या करना पड़ता है आपको, आप लिखोगे पहले P अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस। देखो ये कितना है, ये P हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा Q, ये कितना हो जाएगा R, ये कितना हो जाएगा S, तो पूछ ही रहा है। चलो P की वैल्यू पुट करो, कितनी है 30, Q कितना है 10, R कितना है 18 और S निकालना है। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से इसको काट दो, कितनी बार जाएगा 6 बार, ये S इधर आ जाएगा, तो S की वैल्यू कितनी आएगी 6 ओम। तो क्या आंसर सही रहेगा, आंसर डी को लॉक कर दिया जाए, ये सही है। तो 4 ऑप्शन आपके क्वेश्चन में हो चुके हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में, अगर मान लो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश गति करता है लंबवत, ये कैसे कहता है लंबवत, लंबवत मतलब होता है थीटा की कितनी ले लेंगे अपन 90। आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा, थीटा कितना है 90, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भैया 1 होती है। F इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यों बेबी, मैं बच्चों को बताता हूँ, तुमको भी मैंने बताया था, क्योंकि एक चीज़ रखना, हमारी लाइव क्लास में से, हमारी रिकॉर्डेड क्लास में से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे गए हैं, सीधे सीधे न्यूमेरिकल आए हैं, इसलिए कंटिन्यूस आप इस चैनल के साथ में जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसमें अंदर प्रवेश करता है, तो किस तरह का ये पथ बनाता है, ये बनाता है वृत्ताकार पथ। कैसा बनाता है, वृत्ताकार, सीधी सी बात है। ऑप्शन क्या रहेगा, बी सर्कुलर पाथ। अगला क्वेश्चन है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य उपकरण है, ये पूछ रहा है। सवाल थोड़ा उसने आंसर क्वेश्चन बनाया है, बहुत अच्छा दिमाग लगाया उस बंदे ने। ये यहाँ पर कहना चाहता है, हम क्या पढ़ते हैं कि ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसने उल्टा पूछ लिया है कि अन्योन्य प्रेरण, द डिवाइस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पर कौन कार्य करता है, तो कौन करता है, ट्रांसफॉर्मर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये मैंने बहुत बार बताया, विस्थापन धारा आईडी का सूत्र क्या होता है, सीधा सा आपने पढ़ा हुआ है आईडी के बारे में। आईडी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। मैंने यहाँ यही बताया था, आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी होता है, फाई इक्वल सकते हो आप ई ए। फिर हमने बताया था आपको ए एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी टी, और यहाँ ई आया था। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता के भेजी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, कुछ भी हमारे नोट से बाहर नहीं गया, कुछ भी नहीं गया नोट से बाहर, इसलिए आप कंटिन्यू जुड़े रहें। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लियर दिख रहा है आपको? किसी प्रकाशिक उपकरण का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब सदैव बनेगा। ये पूछ रहा है अगर m की वैल्यू नेगेटिव है, और m की वैल्यू जब नेगेटिव होती है तो कौन से दर्पण के लिए होती है, ये होती है अवतल दर्पण के लिए। m मतलब होता है मैग्नीफाइंग, आवर्धन क्षमता, कौन से के लिए होती है, कौन के मिरर के लिए होती है। और कौन के मिरर से बनने वाले प्रतिबिंब कैसे बनते हैं भैया,
वास्तविक। कई बच्चों ने तो क्वेश्चन देखते ही हल कर दिया, वास्तविक और उल्टे। अब इसमें ध्यान रखना, ऑप्शन क्या आएगा, वास्तविक एवं उल्टा। और हो सकता है आपका, इसमें हमारे पास थोड़ी सी एक दिक्कत थी, एक्चुअली में बोर्ड की कॉपी चेक हुई है, उसमें हमको एक चीज़ और मिली है सामने देखने के लिए। उसमें हमको मिला है कि थोड़ा सा और करेक्शन है, हल्का सा। करेक्शन क्या है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इसमें हमारे पास जिन बच्चों का ऑप्शन डी है वो भी बोर्ड ने सही माना है इस बार। जिन बच्चों का ऑप्शन डी है वो घबराए नहीं, उनका भी सही आंसर है आवासीय एवं उल्टा। क्योंकि हो सकता है कि एम का मान अगर उल्टा है, प्रथम कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, क्योंकि इसमें सीधा बन रहा है, इसमें सीधा बन रहा है। इस वाले ऑप्शन को भी बोर्ड ने सही माना, ध्यान रखना इस बात को। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज नेगेटिव देन द इमेज विल बी ऑलवेज फॉर्म। कैसी बनेगी, रियल इन्वर्टेड, बिल्कुल सही था। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक और नेत्रिका की आवरण क्षमता m0 और me है तो कुल बतानी है, कुल कितनी होगी। तो पहले वाली कितनी है, m0, दूसरे वाली कितनी है, me, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ऑप्शन सी सही रहेगा। ऑप्शन सी करेक्ट। द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज m0 me रेस्पेक्टिवली, देन द टोटल मैग्नीफाइंग पावर कितनी पूछ रहा है, ये एम पूछ रहा है, टोटल दोनों की पूछ रहा है। दो हमारे पास लेंस है, दोनों की मिला के पूछ रहा है कितनी निकलेगी, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है आप कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, क्योंकि बिल्कुल सटीक एनालिसिस बता रहा हूं मैं आपको। सूर्य से प्राप्त प्राकृतिक प्रकाश है, सूर्य से जो प्रकाश मिलता है, मैंने बहुत बार क्लास में बताया कैसा होता है, अध्रुवित होता है। नेचुरल लाइट फ्रॉम द सन कैसी होती है, अनपोलराइज होती है। किसी धातु से उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो निरोधी विभव या अंतक विभव का मान क्या होगा। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, photo electrons emitted from the metal is 1.8। मतलब हमसे पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी इसकी दी हुई है भाई, कितनी है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है। द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल हमसे पूछ रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब हमसे पूछ रहा है वी नॉट की वैल्यू। आपने क्या पढ़ी हुई है, आपने पढ़ा हुआ है ई वी नॉट इक्वल टू हाफ mv², या आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ई वी नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। बेटा इसकी वैल्यू तेरे को दे रखी है कितना, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई की वैल्यू अपने को पता ही है कितना होता है, ई कितना होता है, ई कितना होता है, 1.19 होता है। ये वी नॉट, ये ई आपको वी नॉट निकालना है, भाग दे देंगे 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि 1.8 की यूनिट क्या होती है, वी होती है। नीचे ई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1.8 वी। हमसे ये तो पूछ रहा है, विभव पूछ रहा है, निरोधी विभव, अंतक, पोटेंशियल, पोटेंशियल वैल्यू कितनी होती है, यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है ना भाई। तो ऑप्शन क्या रहेगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। बोर्ड ने पेपर में इतना हार्ड लेवल नहीं था, इजी लेवल था, अच्छे क्वेश्चन भी थे, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन भी थे। फोटोन का संवेग p बराबर पूछ रहा है, p इक्वल टू क्या होता है, h/λ, सबको पता है ये तो कितना होता है, h/λ। मोमेंटम p फोटोन h/λ, ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। हाँ अगला क्वेश्चन है, संगत प्राचल b प्रोपोर्शनल टू होता है cot θ/2, ठीक है ना। तो संगत प्राचल के अधिकतम मान के लिए अल्फा कण का प्रकीर्णन कोण का मान होगा, बहुत मैं काफी बार मेरे नोट्स में लिखाया हुआ है, द वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल ऑफ अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम, अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम, द वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर। मतलब ये कह रहा है संगत प्राचल के अधिकतम मान के लिए बी के अधिकतम मान के लिए
थीटा का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। बाकायदा मेरे नोट्स में लिखी हुई लाइन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर थीटा इज 0 डिग्री। ऑप्शन डी करेक्ट है, जिसका भी ऑप्शन डी है वो सही है। हाँ, आपको बताता हूं, ये जो क्वेश्चन है ना हाइड्रोजन परमाणु, मतलब क्वेश्चन नंबर 14 ऑब्जेक्टिव का, हाइड्रोजन परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन की पहली उत्तेजित अवस्था में आवश्यक उत्तेजन ऊर्जा का मान कितना होगा, ये आपका क्वेश्चन बोनस है। इसमें सभी को बराबर अंक मिलेंगे, सभी को आधा अंक मिलेगा, ये आप लिख के ले लो, गारंटी है। बोर्ड के द्वारा नोटिस आया हुआ है, आपको गवर्नमेंट के द्वारा, बोर्ड के द्वारा आपको आधा अंक बोनस के रूप में मिलेगा। हालांकि इसका आंसर क्या आएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर वो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा -3.4 माइनस 10.2। जब इसका आंसर निकालेंगे कितना आएगा अपने पास में? सॉरी, ये कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन की प्रथम उत्तेजित अवस्था में, पहली उत्तेजित अवस्था में लाने के लिए कितनी जरूरत पड़ती है? मैंने बता भी रखा है आपको क्लास में, बहुत सारी चीजें हैं हमारे नोट्स में से उठ के आई है। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर है, -13.6, तो इसका आंसर आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि ऊर्जा की बात कर रहा है। ऊर्जा की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, तो बोनस है, टेंशन नहीं लें इसकी। अगला क्वेश्चन है, वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है? जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। परमाणु क्रमांक समान होते हैं भाई उनके, बताइए, आप बताइए मुझे। परमाणु क्रमांक समान होते हैं, 1H1 1H2, याद आ रहा है कुछ? 1H1 1H2 कौन कहलाते हैं? समस्थानिक। क्या कहलाते हैं भाई? वे परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, 1H1 1H2 1H3 क्या कहलाएंगे? बोलो, समस्थानिक। आइसोटॉप्स क्या कहलाएंगे? बताइए। परमाणु क्रमांक समान, सॉरी, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, नहीं, सॉरी, आंसर आइसोबार, समबारिक आइसोबार्स, बिल्कुल, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, अकार्बनिक अर्धचालक का उदाहरण है। अकार्बनिक, अब देखो जिन बच्चों ने, इसके लिए चीज बताता हूं मैं, जिन बच्चों का ऑप्शन ए और बी दोनों करके आए हैं, या तो ए करके आएंगे बी करके आएंगे, दोनों ही सही हैं। ये बोर्ड ने बताया कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। कई बच्चे बी करके आए, उनका तो सही था ही, लेकिन जी को भी सही माना है बोर्ड ने। ठीक है ना। एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही हैं इसमें। आगे चलते हैं, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आ गए। एकल धनावेश, एकल धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां होती हैं? बाहर की ओर होती है। कहां होती है भाई? बाहर की ओर होती है, आउटवर्ड होती है, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है। इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के परिमाण को देखो, VD अपॉन E, इकाई विद्युत क्षेत्र, तो क्या आएगा भाई? म्यू। इकाई विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के परिमाण क्या बोलते हैं भाई? गतिशीलता बोलते हैं, मूबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मूबिलिटी। ये भी क्लियर हो गया। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके श्रेणी क्रम में क्या लगाते हैं? बोलो, उच्च प्रतिरोध लगाते हैं। उच्च मान का, आपका आंसर क्या आएगा? उच्च मान का प्रतिरोध, हाई, HIGH, हाई वैल्यू इज कनेक्टेड इन सीरीज। रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो हाई होती है। किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को क्या बोलते हैं? चुंबकन तीव्रता। क्या बोलेंगे? चुंबकन तीव्रता। इसको बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे भाई? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी, चुंबकन तीव्रता, इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है।
एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का बहुत बार बताया मैंने, क्या मान होता है? 0, शून्य होता है, शून्य होता है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। आपने माइनस लगाया है तो भी सही है, प्लस लगाया है तो भी सही है। अगर देखा जाए तो माइनस भी अपन चिन्ह परिपाटी नियम के अनुसार, साइन कन्वेंशन के अनुसार माइनस भी लगा सकते हैं। नहीं लगाया तो गलत नहीं है, टेंशन मत लो। यहां क्या आएगा? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन से पर आ गए अपन? 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ चुके हैं। क्या आपको सब कुछ दिख रहा है? साउंड बिल्कुल क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी अवरोध, कोई अवरोध है, अवरोध के किनारों द्वारा तरंगों का अपने मार्ग से मुड़ जाना। मतलब क्या कहता है? कोई भी प्रकाश किरण जाती है वो किनारों से मुड़ जाती है, किनारों से मुड़ जाती है, उसकी घटना को क्या कहते हैं बताओ? उस घटना को क्या कहा जाता है बताइए? क्या बोलेंगे उसको भाई? विवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया? विवर्तन। क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन। विभव v द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा का मान पूछ रहा है। लैम्ब्डा का मान हालांकि सिलेबस में नहीं था, तो ये जो क्वेश्चन है वो बोनस में गया है हमारा। बच्चे नहीं करके आए चाहे करके आया है, सबके लिए बोनस है। हालांकि लैम्ब्डा की वैल्यू होती है 12.27 अपॉन रूट बी एंगस्ट्रॉन में, या नैनोमीटर में पूछ रहा है 1.227 अपॉन रूट बी, और किस में आ जाएगा? नैनोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, यदि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या कितनी है? प्रथम कक्षा की त्रिज्या 0.5 10⁻⁻10 मीटर हो तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या मीटर में कितनी होगी? हमने पढ़ा हुआ है Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, और अपने पढ़ा हुआ है Rn इक्वल टू a नोट या R नोट n स्क्वायर। सर R नोट की वैल्यू कितनी होती है? R नोट की वैल्यू होती है 0.5 इंटू 10⁻⁻10। पक्की बात है? और हमसे क्या पूछ रहा है? Rn की वैल्यू पूछ रहा है। Rn की वैल्यू कितनी होगी मतलब दूसरी की, तो क्या आएगा? 2। n की जगह क्या आ जाएगा? 2। R नोट की वैल्यू पुट करो 0.5 10⁻⁻10 n स्क्वायर। n कितना है? 2। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। आंसर कितना आएगा भाई? R2 5 इंटू 4 0. तो 2 इंटू 10⁻⁻10, और आंसर में क्या लगा दोगे आप? मीटर। सही बात है? तो ये आपका आंसर अगर आया है तो सही है, बाकी गलत है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। जल्दी जल्दी हो रहा है सॉल्यूशन, कोई जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से करवा रहा हूं सारी चीजें मैं। एक बार आपको पता लग जाए क्या चल रहा है ना, ये जरूरी है। अपद्रव्य अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? सीधा सा आंसर था 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। आपका सीधा सा सिंपल सा आंसर था 2 प्रकार का होता है। अगले पार्ट पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ईजी है। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देने हैं आपको, एक पंक्ति में आपको आंसर देने हैं। अभी तक कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं आपके? किसी एकल धनावेश Q ग्रेटर देन 0, तो मतलब क्या आएगा? प्लस Q आ जाएगा, और विद्युत क्षेत्र कहां निकलेगा? बाहर। विद्युत विभव भी कहां निकलेगा? बाहर। ये इसका आंसर रहेगा प्लस Q। समविभव प्रश्न बनाइए, बन गया आपका। ओम के नियम अनुसार V और I के मध्य ग्राफ बनाइए। ये लो भाई, बना दिया ग्राफ। ये V हो गया, ये I हो गया, ये ग्राफ बन गया। अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ थोड़ा सा विस्थापित होते हैं। द मैग्नेटिक मटेरियल दे आर स्मॉल सस्टेन्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव होते हैं, ठीक है ना, थोड़े से होते हैं।
हाँ, ये क्वेश्चन है, स्वयं प्रेरकत्व को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं? क्योंकि यह विद्युत धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। इट्स अपोज द चेंज ऑफ करंट। ठीक है, विद्युत धारा में परिवर्तन का, विद्युत धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट या चेंज द अपोज, चेंज द करंट, जो करंट है उसके चेंज का अपोज करता है। ठीक है ना, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इनर्शिया कहा जाता है, इलेक्ट्रिक इनर्शिया। कला संबंध स्रोत को परिभाषित कीजिए। वे प्रकाश स्रोत जिनके मध्य कला संबंध कैसा रहता है? नियत रहता है। कला कोण, फेज एंगल, फेज एंगल कैसा रहता है? कांस्टेंट। ज़्यादा कुछ लिखना था आपको, बस इतना लिखना था। कला कोण क्या रहता है? कांस्टेंट। किसी पदार्थ की देहली आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम आवृत्ति क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति बोलते हैं। मिनिमम एनर्जी विच आर एम्बिट द इलेक्ट्रॉन। आयनन ऊर्जा, किसी भी इलेक्ट्रॉन को आयनित करने के लिए ऊर्जा दी जाती है, उसे क्या बोलते हैं? आयनन ऊर्जा। ये वाला क्वेश्चन भी इजी है। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध, राइट आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, बहुत इजी था। E=mc², छोटे बच्चों को पता है इसके बारे में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एक बार साफ कर देता हूं पूरा मैं ना। डेफिनेशन में इसमें 1 नंबर वाले क्वेश्चन में तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर हम देखें पेपर को तो पेपर का लेवल काफी इजी है, इतना हार्ड नहीं जितना आप सोच रहे हो। बिल्कुल इजी लेवल था, आप आराम से कवर कर सकते थे, बहुत इजी था पेपर। बिल्कुल सेम वही चीज आई है जो बताई हुई थी आपको। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये कह रहा है 6 माइक्रोफेरेड की धारिता के 3 संधारित्र हैं, 3 है। एक दे रखा है आपको C1, C1 की वैल्यू कितनी है? 6 माइक्रोफेरेड। C2 कितना है? C2 भी कितना है? 6 माइक्रोफेरेड। और C3 भी कितना है? 6 माइक्रोफेरेड। अब देखो किस में जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं किस में? पार्ट्स का मतलब समांतर क्रम में। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में जुड़े हुए हैं, मैंने बता रखा है। पैरेलल में क्या होता है? C इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। बहुत अच्छा आंसर निकल के आ जाएगा। C इक्विवेलेंट 6 प्लस 6 प्लस 6 कितना आंसर आएगा? 18। और वैल्यू यूनिट लगाना नहीं भूलें, नहीं आधा नंबर कट जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 18 माइक्रोफेरेड आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। किसी सेल के विद्युत वाहक बल, किसी सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। बहुत था, स्मॉल r था, याद है? आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल के जो फ्लो होता है, सेल में जो आयन फ्लो होते हैं उनका विरोध करता है। विद्युत भागबल बता रखा है मैंने आपको कि सेल में इलेक्ट्रॉन को आवेशित कर, इलेक्ट्रॉन को पूरे पथ में घुमाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत भागबल कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं, कोई 2 गुणधर्म लिखो। अरे यार, विद्युत क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती हैं। ठीक है, मैंने बता रखा है। चुंबक क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, बता रखा है। क्लोज कर बनाती हैं। चुंबक क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। दे आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्यावर्त धारा जनित्र का स्पष्ट एवं नामांकित चित्र बनाइए। चित्र आप आराम से बना सकते हैं, स्पष्ट बनाना था और नामांकित बनाना था। 1.5 नंबर क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था। प्रत्यावर्त धारा जनित्र का बहुत ईजी क्वेश्चन था, ये इस तरीके से बनाना था आपको। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया था कि पूर्व में स्थित। अब सबसे पहले तो वैल्यू देखो कितनी है, पहले वैल्यू देखो, वैल्यू कितनी है अपने पास में। सबसे पहले 5 मीटर। 5 मीटर मतलब L हो गया, कितना मीटर? 5 मीटर। चला था टेस्ला दे रखा है, मतलब दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड 0.3 10⁻⁻⁴। मैंने बताया न्यूमेरिकल कैसे करना है आपको, और यही क्वेश्चन बताया था, फॉर्मूला ये बताया था मैंने। चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, मतलब आपको दे रखा है मीटर पर सेकंड, V दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड। अब बताओ क्या दे रखा है? L भी दे रखा है। मैंने बताया था E कितना होता है? BL भी। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बिलीव करना सीखो। बताया क्वेश्चन क्लास में करवाया वो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था और ये एग्जाम में आया है। अब देखो इसमें 5 मीटर दे रखा है। एक तो वैल्यू देखो ना आप, 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई, लेंथ हो गई और मैग्नेटिक फील्ड आ गया।
तो क्या इसका आंसर निकाल देंगे। पहले ई लिख दिया, बी की वैल्यू कितनी है 0.3, लास्ट में लगा दूंगा वैल्यू, एल कितना है 5 × 2 × 10⁻⁻⁴, ऊपर चला जाएगा 5 3 15 15 30 आ जाएगा यहाँ पर, ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻5। ठीक है, आप लगाना चाहो तो 3 × 10⁻⁻4। अच्छा इसकी यूनिट किस में आएगी, इसकी यूनिट किस में आएगी, वोल्ट में आ जाएगी। इसको चेक कर लो ना, बी कितना हुआ 10 और 3 30 हो गया। ठीक है ना, मैं नीचे पॉइंट लगा दिया। क्लियर है, क्लियर है नहीं है भाई, अरे एक पॉइंट लगा के ऊपर भेज दिया भाई, बात तो वही आ गई। चलें तो अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसको भी देख लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है ये। विद्युत, बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, बहुत ईजी। विद्युत क्षेत्र स्पेक्ट्रम में किन्हीं 3 तरंगों के नाम बताइए, बहुत ईजी है, किसी भी 3 के नाम लिख दो आप, किसी भी 3 के। मैंने 7 तरंगें बता रखी हैं आपको, 7 बता रखी हैं, 7 में कोई भी 3 लिख दो यार। अल्फा लिख दो, ठीक है ना, या एक्स तरंगें लिख लो, गामा लिख दो, ठीक है, और अपने पास में रेडियो तरंगें होती हैं, ठीक है, अवरक्त, कुछ भी लिख दिया वो भी सही है आपका। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल, ये भी अच्छा है, इसको भी कर लेते हैं। किसी छोटी दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है, छोटी दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है, एम की वैल्यू दे रखी है इसने, एम 9 दे रखी है। ठीक है, और ट्यूब की जो लंबाई है एल दे रखी है, एल इक्वल टू है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, दूरबीन की अभिदृश्य तथा नेत्रिका की फोकस दूरी, मतलब एफ ओ फाइंड करना है और एफ ई निकालना है। क्वेश्चन और पढ़ लें। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द स्मॉल टेलीस्कोप, एम दे रखा है 9। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्यूब, जो पूरा ट्यूब है, ये पूरा ट्यूब जो होता है, पूरे ट्यूब की जो आपके दोनों लेंस लगे रहते हैं, यहाँ एक लेंस लगा रहता है, यहाँ एक लेंस लगा, पूरे की जो लेंथ है ना वो दे रखी है 100 सेंटीमीटर। दूरबीन के अभिदृश्य तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां, सबसे पहले तो बताऊं एम इक्वल टू होता है एफ ओ अपॉन एफ ई। ठीक है भाई, अब मुझे एक चीज बताओ आप, अच्छा एक चीज बताना चाहिए, एल कितना होता है, एल इक्वल टू होता है एफ ओ प्लस एफ ई, क्योंकि ये प्लस में है पूरी दूरी। अब आपको एम पता है, एम कितना है 9 है, एम कितना है 9 है। एफ ओ अपन को नहीं पता, एफ ई पता है कि आपको, एफ ई भी नहीं पता। तो क्या मैं लिख सकता हूं एफ ओ इक्वल टू 9 एफ ई, इस बात से आप समझ रहे हो नहीं, एफ ओ इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 एफ ई। तो जहां मेरे पास एफ ओ है वहां क्या लिख सकता हूं मैं 9 एफ ई लिख सकता हूं। यहां देखो एक बार, एल की वैल्यू कितनी है 100, एल कितना है 100, एफ ओ कितना है 9 एफ ई प्लस एफ ई, एल इक्वल टू 100 इक्वल टू कितना बचेगा 10 एफ ई। बात समझ में आ रही है। तो एफ ई वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ई की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो एफ ई कितना हो जाएगा, एफ ई 10 हो जाएगा। एफ ई कितना हो जाएगा भाई, एफ ई की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। सही है, एफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, किस में आएगा सेंटीमीटर में। अब एफ ई हमारे पास आ चुका है, अब हमें निकालना है एफ ओ। तो क्या करेंगे, हमको करना है, कहीं से भी निकाल लो आप, भले आप चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकाल लो। अब आपके पास में ये तो है 100 और आपके पास में एफ ओ है, और एफ ई की वैल्यू कितनी है 10, तो 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा एफ ओ हो जाएगा। चेक करो सही है कि नहीं है। आपका ये आंसर आ रहा नहीं है, पहले मुझे बताओ, अगर आपका ये आंसर आ रहा है तो सही है, मेरे हिसाब से बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये आपका। देखें आप एक बार इसका आंसर देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन दिया एग्जाम में। और मैंने बोला था आपको, मैंने ये बताया था। अच्छा इसकी यूनिट सेंटीमीटर जरूर लगा देना, सेंटीमीटर। हाँ ये मैंने बताया था कि मतलब सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी में से न्यूमेरिकल पक्का आएगा। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। हाइगेन के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन की स्नेल के नियम देखा है आपने, स्नेल के नियम से व्याख्या करवा रहा है, ये स्नेल के नियम से व्याख्या करवा रहा है, ठीक है। अपवर्तन वाला वो ये वाला, दोनों आंसर आपके सही हैं तब पूरा नंबर मिलेगा, ध्यान रखना इस बात को। इस तरीके से आपको बता रखा है मैंने, यहां से इस तरह स्लाइड रे आती है, फिर यहां नॉर्मल बनता है, फिर यहां आती है, फिर यहां आती है, फिर इसमें यहां बनता है, इस तरीके से ना। अब निम्न को परिभाषित कीजिए। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, कर सकते हो आप। व्यतिकरण क्या होता है और ध्रुवण क्या होता है। व्यतिकरण आपको पता है कि दो या दो से अधिक तरंगें एक ही दिशा में जाती हैं जिनका आयाम लगभग बराबर होता है, आवृत्ति समान होती है, व्यतिकरण कहलाता है। इंटरफेरेंस, फ्रीक्वेंसी सेम होती है, एम्पलीट्यूड सेम रहता है। ध्रुवण में क्या होता है, जब भी कोई प्रकाश की किरण आती है तो क्या हो जाती है, वो आधा भाग पार्शियल हो जाता है, आधा नहीं होता है। ध्रुवण तो आपको बता रखा है ना मैंने। पोलराइजेशन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हो पहले देख लो एक बार। इसका सीधा फॉर्मूला लगाना है आपको, N = P/E। 20 वाट के बल्ब से 5 × 10⁹ फोटोन प्रति सेकंड उत्सर्जित होते हैं। फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है, फोटोन की ऊर्जा ज्ञात करनी है भाई। फॉर्मूला देखो N, पहले क्या क्या दिया हुआ है, पहले देखो P दिया हुआ है, क्या P होती है शक्ति, शक्ति की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, 20 वॉट, ठीक है, दे रखा है। A 20 watt bulb emits 5 × 10⁹ फोटोन पर सेकेंड, ये N दे रखा है भाई, 5 × 10⁹, ठीक है। इसी कोई यूनिट नहीं है, यूनिट नहीं है भाई, समझो, पर सेकेंड। फाइंड द एनर्जी, E पूछ रहा है, इसको E को इधर ले जाओ, E इक्वल क्या हो जाएगा, P/N हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी है 20, N कितना है 5 × 10⁹, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 20 × 10⁻⁻9, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4 × 10⁻⁹, और एनर्जी यूनिट किस में आ जाएगी, जूल में। क्या आपका सही है, क्या ये सही नहीं है तो भाई सब गड़बड़ मामला है। फोटोन की एनर्जी पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है ना, इसने ये दिया हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, सीधा आंसर आएगा N = P/E। P E को उधर ले गए, N नीचे आ गया और ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पेपर का लेवल इतना हार्ड नहीं था, आप आराम से 40+ नंबर आराम से, 50+ नंबर आराम से लेकर आ सकते हैं। कई बच्चों ने बिल्कुल भी गलती नहीं की होगी, आराम से किया होगा तो 56 में से 56 आ रहे होंगे उसके, 56 आउट ऑफ 56 आराम से आ सकते हैं पेपर में। डी ब्रोगली परिकल्पना बोल के क्वांटीकरण से द्वितीय अभिग्रहित की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन बोर सेकंड पोस्टुलेशन। L = MBR, ये प्रूव करना था यार, बहुत इजी था, पता है कि नहीं पता है आपको। L = NH/2π है कि नहीं भाई, L = MBR आराम से प्रूव हो जाता है, ये प्रूव करना था आपको। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन की परिभाषा पूछिए। न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी आराम से हो सकता है। अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय तल पर, कहां की बात कर रहा है ये बात कर रहा है निरक्ष की। किसकी बात कर रहा है, निरक्ष की बात कर रहा है, इक्वेटोरियल की बात कर रहा है, इक्वेटोरियल पॉइंट की बात कर रहा है, प्लेन की बात कर रहा है। क्या पूछ रहा है, विद्युत क्षेत्र, बहुत बार बताया है, E = Kp/r³, और उसके लिए कितना होता है 2Kp/r³। ये किसके लिए होता है, अक्ष के लिए, एक्सियल के लिए। इजी था, नीचे गाउस वाला भी इजी था। E = σ/ε0। अच्छा हाँ, अनंत समझ साधन, हाँ बिल्कुल, E = σ/ε0। इसमें दिया हुआ नहीं है चालक को चालक, ठीक है ना। ऑप्टेन एक्सप्रेशन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू द यूनिफॉर्मली, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बायो सावर्ट वाला भी क्वेश्चन बहुत इजी है। धारावाही पास के कारण विद्युत क्षेत्र की, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। नीचे दिया हुआ है दो समान धारावाही चालक तार, बहुत इजी था, दो तार दे रखे थे, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है। 18वां क्वेश्चन, ऊर्जा बैंड के सिद्धांत के आधार पर चालक को चालक, बहुत जो क्वेश्चन बस ये बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन आएगा,
और वही क्वेश्चन छपा है भाई, सब कुछ भी चेंज नहीं आया। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे अपने, कोई चेंज नहीं हुआ है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, कुछ भी इधर से उधर नहीं हुआ है। इधर से उधर आप हो सकते हो, हम नहीं हो सकते। और इसमें एक क्वेश्चन नीचे दिया हुआ, ये तो ऊपर वाला ये था, ये कह रहा है वाई का नाम बताओ, राइट द नेम ऑफ वाई। वाई क्या है बताइए मुझे। अरे वाई क्या है, चेंज करने वाला ट्रांसफॉर्मर। क्या है? ट्रांसफॉर्मर। चित्र बनाना है इसका। क्या है ये? पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। याद करो, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर, उसका डायग्राम बनाना है। और वाई क्या है? ट्रांसफॉर्मर है। क्वेश्चन नंबर देखो 19, बहुत ही सिद्ध करना है। अरे यार क्या जोरदार क्वेश्चन आया है। आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट टू, या आई नॉट इक्वल टू रूट टू आई आर एम एस। कितना बढ़िया है। सिद्ध कीजिए प्रत्यावर्ती धारा आई एम उसके वर्ग माध्यम मूल मान के रूट 2 गुना होती है। अरे यार इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है यार, इतना इजी क्वेश्चन है। बस थोड़ी लैंग्वेज तो चेंज कर दी, आपको दिमाग में रखना है भाई। आप दिमाग में नहीं रखोगे तो एग्जाम में करोगे कैसे? 2 क्वेश्चन रह गए हमारे को, कर लेते हैं अभी। आप अगर दिमाग में नहीं रखोगे तो कैसे हो पाएगा पेपर भाई साहब? हाँ हो जाए, हो गया होगा। तो अगले क्वेश्चन बात है बी पर। यदि प्रत्यावर्ती धारा आई का मान दे रखा है, आई बराबर 4 साइन ओमेगा टी, और वी दे रखा है 200 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। हाँ तो देखो आई नोट दे रखा है कितना है 4, और वी नोट दे रखा है कितना है 200। इजी चीजें हैं ये दोनों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। और आपको क्या दे रखा है? और फाई दे रखा है। ओहो क्या मजेदार, फाई दे रखा है। पाई बाई 3 बोले तो 60 डिग्री। अब क्या पूछ रहा है? शक्ति, औसत शक्ति पूछ रहा है। पी एवरेज कितनी होती है? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। पी एवरेज वी आर एम एस कितना होता है? बी नॉट अपॉन रूट 2। आई आर एम एस कितना होता है? आई नॉट अपॉन रूट 2। और कॉस फाई कितना है? पाई कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है? 1/2 तो होता है। अरे फाई की पुट करो ना यार, कॉस 60 कितना होता है? 1/2 होता है। अब देखो पी निकाल, ये पूछ रहा है आपसे। वी नोट कितना है? 200। आई नोट कितना है? 4। बहुत ईजी। रूट दो कितना हो जाएगा? 2। नीचे 2 है, 2 से 2 4 कैंसिल हो गया। कितना आंसर आएगा? 200 वोल्ट आ गया आंसर। 200 वॉट शक्ति पूछ रहा है। इजी क्वेश्चन है यार, आराम से हो जाएगा। 2 नंबर मिल रहा है फोकट में, क्या दिक्कत आ रही है? नीचे वाला करना तो नीचे वाला कर दो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं। नीचे वाला और भी इजी है। अरे यार ये तो बहुत जोरदार है। ये सिद्ध कीजिए पूरे चक्र में प्रेरण, मतलब एल के बारे में बात कर रहा है। ये किसके बारे में बात कर रहा है? एल के बारे में बात कर रहा है। जब एल लगा रहता है तो शक्ति कितनी होती है? शक्ति कितनी होती है? 0 होती है एल वाले केस में। एल वाले केस में एलसीआर वाला पूछ रहा है। आर दे रखा है, आर इक्वल टू 24 ओम। एक्सएल दे रखा है 110 ओम। एक्सी दे रखा है 110। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ है और पहले बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। आपसे जेड पूछ रहा है कितना इजी क्वेश्चन है भाई मेरे, इतना इजी क्वेश्चन है। आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, कुछ नहीं करना। जेड का आंसर आप देखते देखते निकाल दोगे यार। आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी दोनों बराबर है तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा? आर आंसर आ जाएगा। जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। 24 ओम। कितना इजी क्वेश्चन है यार। 20वां क्वेश्चन भी आपने कर दिया होगा, बहुत अच्छा हुआ है। 20वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है। पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है ये। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए। बहुत इजी है यार। जब सघन से विरल में लाइट रह जाती है, वापस लौट कर आ जाती है। यू बी एफ, अरे यार कितना मस्त संबंध है। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अरे यार ये तो बहुत ईजी है। 4 नंबर दे रहा है। पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं? ओहो 1/f n माइनस 1 1/r माइनस 1/r2 लेंस मेकर फॉर्मूला। कितना इंपॉर्टेंट, 4 नंबर क्वेश्चन है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपका रिजल्ट आने वाला है, बिल्कुल नहीं घबराएं। जो बच्चे अभी 12th में आए हैं उनके लिए हमने कोचिंग का बैच शुरू कर दिया है हमारा। जल्दी से आप जुड़ जाइए। 11th में जो बच्चे पास हो चुके हैं उनके लिए 12th का बैच शुरू कर दिया है।
स्कूल में भी क्लासेस शुरू कर दी हैं, जो भी बच्चा हमसे जुड़ना चाहे वो जुड़ सकता है। जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट है वो मेरे मेल आईडी पर मुझे मेल कर दे, उसको डाउट का सलूशन मिल जाएगा। ओके, आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, जल्दी मिलेंगे आपसे।